आपका आदमी है, आप अपने आदमी को संकट में छोड़ देते हैं, वो संकट से उबर जाता है, तब आप उसके साथ खड़े होते हैं। ये गलतफहमी खत्म करिए, ये मत करिए। अगर कोई आपका है, गलत है सही है वो कोर्ट तय करेगी ना, गलत है या सही है वो तो कोर्ट तय करेगी ना। अगर मेरा बेटा मर्डर कर देता है तो कोर्ट को जो करना है करे, मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा क्या उससे? मेरा रिश्ता तो रहेगा ना उससे। लिहाजा सुमित्रा महाजन ने जब उस महिला को गले लगाया, और बहुत हंसती हुई तस्वीर थी, ये भी नहीं कोई कह सकता कि मजबूरी में खिंचवाई, सुमित्रा महाजन चाहती नहीं थी लेकिन जबरदस्ती वो गले पड़ गई। तो सुमित्रा महाजन जी की हंसी ने ये मुझे मौका दिया, और मुझे इस बात का अच्छा लगा कि इस देश में 1% पॉलिटिशियन और 5% समाज उस हंसी के मतलब समझ जाए और पॉलिटिकल करेक्ट होने से न घबराए, तो आपके आंतरिक दुश्मन समाप्त हो जाएंगे। और अब एक बड़ी समस्या क्या हो गई है कि हमने अब तक तो बहुत सारे संकटों पे बात कर दी, यहां पे ये है, यहां पे ये है, यहां नागा प्रॉब्लम है, यहां उग्रवाद की प्रॉब्लम है, यहां पे नक्सल की प्रॉब्लम है, यहां माओवाद है। लेकिन अब जो संकट है वो बड़ा खतरनाक है कि जो लोग माओवादी हैं आप उनसे डील कर सकते हैं, जो आतंकवादी हैं उनसे डील कर सकते हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर होम ग्रोन आतंकवादी हैं उनको भी आप टैकल कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह हो गई है कि आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे डीप रूटेड लोग बैठे हुए हैं जो दंतेवाड़ा में होने वाली घटना के मास्टरमाइंड भी होते हैं और दिल्ली में प्रोफेसर भी होते हैं। सही बात है, प्रोफेसर भी रहते हैं। सही बात है। क्या कोई बता दे आप में से, आप प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, अगर आपको सुबह गलती से भी ये किसी ने कह दिया कि आप तो वहां मौजूद थे जहां पे मर्डर हुआ था, 3 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज स्थिति यह है, उसका पॉलिटिकल फॉलोआउट ये हो रहा है कि जिनके बाप दादा ने गद्दारी का कानून बनाया था, मैं कभी अपनी बातचीत में किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं पहली बार ले रहा हूं। मेरे लिए संकट उससे ज्यादा बड़ा है। एक पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, वो 72,000 76,000 क्या देते, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ 4 इश्यूज हैं जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा उनसे संबंध है, इसलिए जिक्र कर रहा हूं। बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जो दिल चाहे लिखे, उनका अधिकार है। क्योंकि 2012 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, तो मुझे नहीं पता कि कुछ लोगों को याद है कि नहीं याद है गुप्ता जी, उस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, और आप लोग ढूंढ सकते हैं, गूगल पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा, खुल्लम खुल्ला कहा कि हम सत्ता में आएंगे उत्तर प्रदेश में तो जो मुसलमान आतंकवादी जेल में हैं हम उनको छोड़ेंगे। हम बोले नहीं। उसी से प्रेरणा लेते हुए भारत की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 4 चीजें ऐसी कही हैं जो मैं इस देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता हूं। आपने पहला क्या किया? क्योंकि आपका वोट बैंक उन्हीं 4 चीजों में है, क्योंकि अब यहां तो बेचारे वोट देने वाले लोग हैं नहीं, और पड़ोसी मुल्क को कोई वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं है यहां डालने का। तो अब जो उनके यहां स्लीपर सेल हैं, जो उनकी सोच के वाले लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के लोग हैं, जो जादवपुर में है, हैदराबाद में है, जेएनयू में है, एएमयू में है, वो कौन लोग हैं भाई? तो आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम जब सरकार में आएंगे, ये ख्वाहिश है, ख्वाहिश है उनकी। मैं उनसे बार बार कहता हूं, ख्वाहिश रखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाहिश खबर है ये देखना जरूरी है कि ख्वाहिश को खबर मत बनाओ। अभी खबर नहीं है, तुम आना चाहते हो, ख्वाहिश है, आ जाओ, अल्लाह करे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम आएंगे सत्ता में तो हम जी जो असाइलम लोग लेते हैं, ये जो माइग्रेंट आए हुए हैं, जो आप सब जानते हैं किसका वोट बैंक है, उन्होंने कहा हम इस कानून को और लचीला बनाएंगे। जब लचीला नहीं है तब 5 करोड़ रह रहे हैं इलीगल, जब लचीला नहीं है उसके बाद रोहिंग्या मुसलमान इस देश में रह रहे हैं। और जो वायलेंस हुआ है आपके बंगाल में, आप सब लोगों ने रिपोर्टें पढ़ी होंगी, उस बंगाल में सीधे तौर पर बांग्लादेशी मुसलमान शामिल है इलेक्शन के दरमियान।
तो आपने कहा हम उसको लचीला बनाएंगे। फिर क्योंकि आप जेएनयू गए थे, देश के महान क्रांतिकारियों के बारे में गए थे, आप उनके पास गए थे क्योंकि वहां तो भगत सिंह पैदा हुए थे जेएनयू में। आप गए, आप खड़े हुए, तो आपको इनके वोट बैंक कहां कहां है ये देखिए। तो आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 124 कैपिटल ए जो देशद्रोह की धारा है उसको हम खत्म कर देंगे। जब देशद्रोह की धारा है तब तो हाल ये है, इसे खत्म करने के बाद वो क्या चाहते हैं। फिर तीसरा उन्होंने क्या करा, ये सब कानून वो है जो इनके दादा परदादा बना के गए थे, या तो वो मूर्ख थे या ये अक्लमंद है, अब ये इन्हें तय करना है। तीसरा मैनिफेस्टो में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो एक एक्ट 1992 में शायद बना है, जिसके तहत कहा गया कि जो बॉर्डर स्टेट हैं, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस से जहां कई सारी पृथकतावादी ताकतें चीजें चलाती हैं, हम वहां ये जो आसपा है आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो पूरे जम्मू कश्मीर में भारत की सरकार और भारत नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो वहां रिप्रेजेंट करते थे उन्हें आपने निकाल दिया। आपने कहा कि हम आने के बाद आसपा को हटाएंगे। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान उठा के देख लें, कोई छुपा हुआ नहीं है। हुर्रियत का बयान देख लें, मुफ्ती का बयान देख लें, अब्दुल्ला का बयान देख लें, और इस देश में करोड़ों की तादाद में जो उनके चाहने वाले हैं कहते हैं आसपा हटाना चाहिए। एक रूलिंग पार्टी जिसने इतना लंबा सफर तय किया हो इस देश में, और जो ये कहती है कि उस वक्त से भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे, और जो मौजूदा अभी उनकी साबिक अध्यक्ष हैं वो भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी लड़ी हैं। कई बार उन्होंने पूछा, सुमित्रा जी की पार्टी के लोगों से पूछा, तुम बताओ तुम कब लड़े थे, वो वहीं इटली से लड़ रही थी। तो अब स्थिति यह आ गई है कि आपको ये बताना है, और पूछ कौन रहा है आपसे सवाल। उस पार्टी ने कहा कि हम आते ही आसपा हटा देंगे। और चौथा कमाल का काम क्या किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा पढ़ने से चीजें ठीक हो जाती हैं। एक जयराम रमेश हैं, अच्छे भले आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, उनकी सियासी सोच की बात नहीं मैं कर रहा। उन्होंने अभी एक लेटेस्ट किताब लिखी है, और उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी और आजाद भारत के सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट पीएन हक्सर साहब के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो उस किताब में छपा हुआ है। उस किताब के पेज नंबर 256 पर पूरे 2 पेज जो हैं वो इस बात के लिए डेडिकेटेड हैं कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा देना चाहती हूं, तो पीएन हक्सर इंदिरा गांधी को इंदू कह के बुलाते थे। ये उनकी क्लोजनेस का, रिलेशन का मैं उनका वो बता रहा हूं। उन्होंने बाकायदा 2 पन्ने का नोट बनाया और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को दिया कि आप चाह लेंगी तब भी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि भारत के पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बनने वाली कोई यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं हो सकती। लेकिन उनके वारिसों ने क्या कहा है अपने मैनिफेस्टो में कि हम जैसी सत्ता में आएंगे, और इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस सरकार ने, जो मौजूदा सरकार है, इसने एफिडेविट देकर के कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, लिहाजा उनकी अपनी एफिडेविट दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि वोट बैंक वो है तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम आएंगे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी हम माइनॉरिटी का दर्जा दे देंगे। ये मेरे लिए चुनौती है। एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था, एक, उसी के विश्वविद्यालय के अंदर एक लीडर था खलीकुज़्ज़मा मुस्लिम लीग का, उनकी किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उस किताब को पढ़ लें जरा। मुस्लिम लीग का बड़ा लीडर था। उस किताब में लिखा हुआ है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें कभी न मिलता। और हम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोल रहे हैं पूर्णिया में, कटिहार में। एक काफी था भैया, अब कितने चाहिए? इसलिए मैं कह रहा हूं इंस्टीट्यूशंस की नहीं, सोच नहीं मरी है, सोच वही है। अब मुखौटे पहन लिए गए हैं, और कमाल कमाल के मुखौटे हैं। एक साहब पार्लियामेंट में हैं, सुमित्रा जी से बहुत अदब के बाद उनसे वक्त मांगते हैं, और सुमित्रा जी इसलिए दे देती हैं कि ये अकेले ही आदमी अपनी पार्टी का। कई बार टाइम दिया, टाइम देने से हमें यह फायदा हुआ कि उसकी सोच का पता चला। अगर सुमित्रा जी उसे टाइम न देती तो पता ही नहीं चलता कि इस गोल टोपी के अंदर क्या भरा हुआ है। जिसके खानदान के लोग, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के लोग
1946 में जिस कासिम रिजवी उसका अध्यक्ष था, उस वक्त उस पार्टी का नाम क्या था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, MIM। उस पार्टी के लोग जिनका फाउंडर और अध्यक्ष